भारत की ललकार, शैतान का संहार। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी का वादा, आतंक मिट्टी में मिलेगा। हिंदुस्तान की धाक, पाकिस्तान परास्त। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। राफेल की दहाड़, पाकिस्तान दो फाड़। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना, खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। कल्पना से बड़ी सजा, पाकिस्तान कांपा। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मैं हमेशा किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में कहता हूं, जो होना है, जो करना है, सेना को करना है। सरकार कड़ा कदम उठाएगी। सरकार हर उस शख्स को सज़ा देगी जो आतंकी हमले में शामिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, आतंक की आखिरी ज़मीन तक को ख़त्म करेंगे और कल्पना से परे सज़ा देंगे। इन बातों पर हम जानते हैं कि पूरे देश में चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात की है कि क्या भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्या ये सैन्य कार्रवाई होगी, क्या युद्ध की शक्ल में ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। जैसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। बहुत शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। ये समय कुछ बड़े फैसलों का है और भारत सरकार अपने बहुत सधे हुए, सोच समझकर लिए जाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। बहुत उम्मीद आप इस बात की रखें कि भारत सरकार एक ऐसा फैसला लेगी जिसके बाद में आपकी भावनाएं, आपका गुस्सा जो है उसका जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आतंक से हम दोबारा कभी जख्म न खाएं, इस बात की भी पुष्टि की जाएगी। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत बदले की आग में धधक रहा है। आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए सेना सभी मोर्चों पर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिहाद का नामो निशान मिटाने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। इससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सरेंडर की मुद्रा में आ गए हैं। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर देश छोड़ने की फिराक में है। ऐसी कई स्थितियां हैं जो वर्तमान में देखने को मिल रही हैं। आइए इस पर बात करते हैं। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे और इस वक्त मेरे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय मौजूद हैं। इससे पहले भी चर्चा के दौरान वो, क्योंकि स्ट्रेटजीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और हम जानते हैं कि आज की तारीख में जो हमारी वायुसेना है वो कितनी महत्व की होती है। हमेशा आप राफेल की बात करते हैं, हमेशा आप तेजस की बात करते हैं या सुनते होंगे, और आपके मन में यही आता है कि भारत की ये वायु शक्ति जो है, सैन्य वायुसेना की जो शक्ति है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो विंग कमांडर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज मैं जब भी जाता हूँ, मैं हर कार्यक्रम में ये कह रहा हूँ कि अब सवाल जो हैं वो हैं जो बगीचे में बैठकर लोग बात कर रहे हैं, जो आम लोगों की भावनाएं निकल कर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर निकल कर आ रहे हैं। आपसे भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते होंगे, हम भी कहीं जाते हैं तो सब ये सवाल पूछते हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये बताएं आप कि क्या राफेल जैसे विमानों का इस्तेमाल, तेजस जैसे विमानों का इस्तेमाल, जिनके बारे में हम बहुत सुनते आए हैं, वो अब शायद देखने को मिले? जी डॉक्टर प्रवीण, मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है राफेल का भी इस्तेमाल न किया जाए, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा हथियार है, और भी कई हथियार हमने डेवलप कर लिए हैं इस बीच में। लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल है हमारे पास, और ये ऑलरेडी आर्मी में इंडक्टेड है, इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्टेड है।
ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसकी एक्यूरेसी बहुत ही पिन पॉइंटेड है। इसका रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। तो 1500 किलोमीटर मतलब पूरा पाकिस्तान के दूसरी छोर तक, पश्चिमी छोर तक इसका रेंज है। और इसकी गति जो है वो 8 से 10 मैक के आसपास है। तो इसके कारण क्या होगा कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाएगा, इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक अचूक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है इस समय पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अभी जैसे खबरें आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में जितने टेररिस्ट कैंप थे वहां से पाकिस्तान ने सारे टेररिस्टों को और आतंकवादियों को उठा करके और पाकिस्तान में अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे सैटेलाइट्स और हमारे जो रेकी वाले जहाज हैं ये देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये अब ठीक है, अंदर ले जाने दें उनको, जितना भी अंदर ले जाए, लेकिन हमें तो अब सिर्फ टेररिस्ट को नहीं मारना है, हमको अब उसको भी मारना है जो इन टेररिस्टों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, जो इनका मास्टरमाइंड है। और जैसा कि माइकल रूबिन ने बोला, जो एक्स पेंटागन के ऑफिशियल हैं, रिटायर्ड हैं, कि दिस इज द टाइम वी शुड हिट द आईएसआई। दिस इज द टाइम, यही समय है आईएसआई, बिकॉज आईएसआई ये इसके लिए जिम्मेवार है और पाकिस्तान के आर्मी के जो बड़े जनरल्स हैं वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। और जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगी पाकिस्तान को दर्द नहीं होगा। आज देखिए, कल की ही बात है, पाकिस्तान का जो उच्चायुक्त है ब्रिटेन में, वहां पर करीब 500 लोग जमा हुए थे विरोध करने के लिए, प्लेकार्ड लेकर के। तो वहां का जो आर्मी अटैची है कर्नल तैमूर राहत, वो अभिनंदन का एक पोस्टर लेकर के आया बालकनी में, और जब उसने देखा कि ये लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो उसने ऐसे इशारा किया गला काट करके, मैंने काट देंगे तुम हमको। मतलब ये दम्भ। तो ये जब तक आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की कैजुअलिटी नहीं होगी तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, और तब तक ये डेटरेंस का काम नहीं करेगा। अगर हमको डेटरेंस क्रिएट करना है कि पाकिस्तान डरे, भाई आगे से सहयोग देने से वो डरे, इस तरह की हरकतें न करे, तो हमको पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी कैजुअलिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और तभी ये एक डेटरेंस का काम करेगा। जी हां, और हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम अंदर तक जाकर के उनको पिन पॉइंट मार सकते हैं। हमारे पास बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स हैं। आप जमीन के कितना भी अंदर आप टनल में आप छुप जाएं, हम टनल के साथ में बंकर बस्टर बम से आपको ध्वस्त कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप जाके छुप जाएंगे, हमारे वेपनरी की रेंज वहां तक है। लेकिन डॉक्टर प्रवीण, मैं देश को भी आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी होगी। ऐसा नहीं है कि हम एक बार जाके मार देंगे और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। और ये जो रिटेलिएशन है, ये कितना हद तक रिटेलिएशन और फिर इंडिया का रिटेलिएशन ये कितने हद तक सीमित रहेगा, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये किस लेवल तक स्पाइरल आउट होगा और कहां तक जाएगा और इससे कितना नुकसान होगा देशों का, ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन अब इस समय है कि हम चुप नहीं रह सकते, इनको मारना ही पड़ेगा। जी हाँ, एक मेरे जहन में ये सवाल आता है, हालांकि मैं निजी तौर पर, कोई भी, मुझे लगता है कि भारत में या कहीं पर भी जो सामाजिक लोग हैं, बाल बच्चे वाले लोग होते हैं, और एक उम्र के बाद में वो किसी तरह के युद्ध या हिंसा का, मैं युवाओं के जोश की बात नहीं करता, मैं फौजियों के जोश की बात नहीं करता, लेकिन आमतौर पर सामान्य नागरिक युद्ध के नाम से थोड़ा भयभीत रहता है। वो चाहे जितने गुस्से में हो, उसके बाद भी उसको लगता है युद्ध हुआ, बेशक हम उनको मारेंगे, नुकसान हमारा भी ना हो जाए, इस बात की चिंता रहती। बहुत लोग चिंता जाहिर करते हैं कि किसका नुकसान होगा, पाकिस्तान के पास खोने को क्या है, यूं ही बर्बाद मुल्क है, लेकिन हमारी बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। आपको लगता है अभी ये जो जेस्चरिंग हो रही है, जैसा आपने कहा दम्भ दिखाया पाकिस्तान ने, तो वो भी जिस तरह से एक्ट कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अभी बातें सिर्फ बयानबाजी के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के स्तर पर है कि पाकिस्तान खुद झुके,
और एक तरह से आतंकियों का जो आपने कहा पिन पॉइंटेड, उन आतंकियों का सफाया करने में सहयोगात्मक रवैया दिखाए या अपने जेस्चर को ऐसा दिखाए कि हाँ इस हमले के बाद में अब पाकिस्तान सुधरने को तैयार है। हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत कम है, फिर भी इस पर आपकी राय क्या है कि युद्ध के बिना कोई युद्ध जीता जाए, ये सबसे बड़ी युद्ध नीति होती है? देखिए डॉक्टर प्रवीण, मैं जो संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं, होगा क्या कि भारत आक्रमण करेगा, कई सेंटर्स पे आक्रमण करेगा और आक्रमण करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन होगा। अगर पाकिस्तान नहीं चाहता है फुल स्केल वॉर, तो वो रिटेलिएशन सिर्फ एक फेस सेविंग मेजर्स तक रहेगा, जैसा कि बालाकोट स्ट्राइक में रहा। एक फेस सेविंग उन्होंने काउंटर अटैक किया था, नेक्स्ट डे कुछ जहाज आए थे और एक दो जगह डंप और खाली जगह पर बम बस गिरा करके भागने लगे। तो अगर वो फेस सेविंग तक उनका रिटेलिएशन रहता है तब तो ऑल स्केल वॉर नहीं होगा, लेकिन अगर वो लार्ज स्केल पे रिटेलिएट करेंगे देन तब हो सकता है कि ये पूर्ण वार की तरफ ये झड़प बढ़ जाएगी, बढ़ने की संभावना है, जैसा कि मैं कह रहा हूं। और देखिए डॉक्टर प्रवीण, आप घिरे हुए हैं, जिस तरह से आपको चोट पहुंचाई जा रही है, जिस तरह से आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हम जिस स्थिति में हैं, कब तक हम सहिष्णु बने रहेंगे? कब तक सहिष्णु बने रहेंगे? आप जब तक ताकत नहीं दिखाएंगे, आज के युग में कोई भी देश आपको जीने नहीं देगा। आज के युग में वही देश सुरक्षित है, वही देश सुरक्षित रूप से खड़ा है जो ताकतवर है। और हम तो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, आप देखिए कि इन लोगों और जो फितरत है पाकिस्तान एक इतना नोटोरियस कंट्री है पूरे विश्व में सारे देश जानते हैं कि ये यहाँ पे ये ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म का। और अभी स्काई टीवी का एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था डिफेंस मिनिस्टर का पाकिस्तान के, अभी कल परसों की बात है, तो उसने सीधा ब्लेम किया कि भाई ये तो पूरा विश्व जानता है कि आप टेररिस्ट को आपने पाला पोसा है। तो पता है रक्षा मंत्री ने क्या कहा वहां के? क्या यस वी हैव डन इट फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स फॉर यूएस एंड फॉर यू, फॉर ब्रिटेन एंड वेस्टर्न कंट्रीज। हमने आपके लिए इनको खड़ा किया है और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमने इनको पैदा किया था। कल इस पर मैं बात कर रहा था, मेरे साथ पाकिस्तान से भी पत्रकार जुड़े हुए थे और उनके पास में एक ही झूठ होता है कि अरे ये तो बहुत पुराना है। मैंने कहा पुराना हो नया हो वो बात छोड़ दीजिए उसके वेरिफिकेशन की, ये बात बताइए कि क्या रक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं और जो अनर्गल उनको बातें बोलनी होती है वो बोलते हैं। ये पाकिस्तान का स्टैंड है। ये तो साफ है, बहुत साफ है कि अब अगर वो फेस सेविंग के लिए कहें भी अमेरिका पर ठीकरा फोड़े या किसी और, हो सकता है फैक्चुअली हम देखते हैं कि तालिबान की पैदाइश में या उस समय जो हित थे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जिस तरह की लड़ाई थी उसको देखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ हुआ था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबने अपने अपने मतलब साध लिए, लेकिन पाकिस्तान उस आतंक को पालने पोसने की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उसने बाद में आतंक की पनाहगाह बनते हुए भारत पर हमले करने शुरू किए और यहां पर जो है उसका मकसद बहुत साफ हो जाता है कि वो भारत को इस तरीके से आतंकी हमलों के जरिए जख्म देना चाहता है। युद्ध जो है वो किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता है और कभी भी किसी किस्म की वॉर का पैरोकार हिंदुस्तान नहीं रहा है। हम हमेशा से डिफेंस या रक्षा की बात करते रहे हैं, लेकिन आज जैसा संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे थे कि आताताई या हमारा धर्म हमें यह भी सिखाता है कि यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो उसका जवाब दो, उसको रोको। असद चौधरी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हैं। असद भाई स्वागत है आपका। मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से अपने यहाँ खबरें चला रहे हैं, आज जो भी हालात बने हुए हैं, जिस जगह तक बात पहुँची है वहाँ पर पाकिस्तान के मीडिया का रुख क्या है, पहले वो हमको बताएं। थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान का जो मीडिया है, मैं बिल्कुल भी किसी इख्तलाफ में गए बगैर बड़े दिल के साथ आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। मैंने आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, यकीन करें कि मेरे सर में दर्द शुरू नहीं हुई। कदरे मुख्तलिफ, कदरे बेहतर आप गुफ्तगू कर रहे हैं और एटलीस्ट एक मार्जिन दे रहे हैं कि अपनी बात कही जाए और दूसरे को सुना जाए। अदरवाइज आपके यहाँ जिस तरीके से मीडिया वार मोंगरिंग कर रहा है, मेरा ख्याल है कि वो कहीं भी किसी भी मुल्क के लिए, यहाँ भी हो
वहां भी हो, वो किसी तौर अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में मीडिया जो है, ज़ाहिर है फोकस यही स्टोरी बनी हुई है। और सबसे पहले एक सहाफी के तौर पे मैं जाती तौर पे बड़ा दुखी हूं उस इवेंट के ऊपर जो पहलगाम के अंदर हुआ। और मैं बगैर किसी मुनाफकाना या दोहरी बात करने के बड़ा खुल के कहता हूं कि इस किस्म का वाकया दुनिया के अंदर किसी भी जगह के ऊपर हो जहां पे टूरिस्ट को निशाना बनाया जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, या वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मिलजुल के इस तरह के लोगों को, उन लोगों को जो जाके आम शहरियों को निशाना बनाते हैं, इन लोगों का कला कमा करना चाहिए। इस पे तो मेरा मौकफ जो है वो बड़ा वाज़े है। पाकिस्तान का मीडिया जो है उसका एक और मौकफ भी है। पाकिस्तान का मीडिया ये समझता है कि भारत में जब ये इवेंट होता है, पहलगाम के अंदर मकबूजा कश्मीर में जब ये इवेंट होता है, तो फौरन ही मुर्द इल्जाम ठहरा दिया जाता है पाकिस्तान को। किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई तहकीकात, यानी अभी हॉस्पिटल्स तक लोगों को नहीं पहुंचाया जा सका था, लेकिन उसका इल्जाम जो है पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया गया। और फिर उसके बाद जाहिर है मोदी जी जब वो सऊदी अरब से फौरन वापस पहुंचे, उन्होंने आके जिस किस्म के यकतरफा ऐलानात किए हैं, वो पाकिस्तान और भारत जैसे दो मुमालिक जिनकी एक हिस्ट्री रही है कॉन्फ्लिक्ट्स की, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर इशू बेस्ड जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, एक तरफा इस किस्म के जो फैसले किए गए, पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि ये कोई मौजू और मुनासिब चीज नहीं है। और पाकिस्तान अब मैं असद भाई आपको यहाँ पर रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा क्योंकि देखिए आप भारतीय मीडिया पर हैं और जब तक सबूतों की बात होती है, जहाँ सबूत देने होते हैं वहाँ सबूत दिए गए हैं। जाहिर तौर पर भारत एक ऐसा मुल्क है जो अभी तक अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके बारे में पाकिस्तान में बहुत बात होती है, के बारे में ज़्यादा सोचता है। और आप जानते हैं कि भारत बेवजह किसी युद्ध की स्थिति में नहीं जाना चाहता है। सीसीएस की बैठक हो या इससे पहले जितनी फाइंडिंग्स हो, 2 पाकिस्तानी आतंकियों के होने की पुष्टि हो, उसके बाद में लोकल से उसकी पुष्टि हो, ये आपके असीम मुनीर जो आपके जनरल हैं उन साहब का जो बयान आता है एक दिन पहले, और उसके बाद में फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के रिएक्शन आते, ये मैं मीडिया के स्तर पर बता रहा हूँ। हो सकता है ऊपर के लेवल पर और ज़्यादा गहरे सबूत और ज़्यादा गहरी बातें हों। ये बात बहुत स्पष्ट करती हैं। और सहाय साहब को जोड़ना चाह रहे हैं इस सब के बीच में। प्रोफेसर पवन सिन्हा मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज जुड़े हैं, बहुत ही गजब के जानकार हैं, भौगोलिक स्थिति वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े अच्छे से जानते हैं। यूं तो लोग उनको धर्म की बातों पर, ज्योतिष की बातों पर ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भी बड़े शानदार हैं, तो आज उनको उस भूमिका में देखेंगे। विंग कमांडर सहाय, आप जरा अपनी बात को बोलें, जो भी आप कहना चाहते हैं। मैं असद भाई से एक बात कहना चाहूंगा। असद भाई देखो, आप भी एक इंसान हो, हम भी एक इंसान है, हम सबकी पैदाइश एक ही जगह पे हुई है। 47 के बाद हम अलग हो गए, इस बात को समझो। आप भी क्या है, आप 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको ठंडे दिमाग से सोचना। आप देखो कि पाकिस्तान आज कहां चला गया और हिंदुस्तान कहां है। आप खुद नागरिक हो, आप पाकिस्तान के, आप इस बात को समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, ना आप हमारे दुश्मन हो। एक नागरिक दुश्मन नहीं है, एक नागरिक वहां के नागरिक का दुश्मन नहीं है। आपके नागरिक हमारे नागरिक के दुश्मन नहीं है। आप इस बात को समझिए। आप देखिए कि आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपकी जो खास करके आर्मी का जो डोमिनेंस है, आर्मी की लीडरशिप है, उसका एग्जिस्टेंस, आपके यहाँ ऐसा सिस्टम है कि उसका एग्जिस्टेंस इसी पर टिका हुआ है कि कैसे वो भारत के साथ उलझता रहे, भारत को चोट पहुंचाता रहे। आपका एक आर्मी चीफ आकर के बात करता है सरेआम पब्लिकली कि हिंदू से हम अलग हैं, और मतलब जिस तरह का रेटरिक उनका था उस दिन, आप ये देखो। ये तैमूर राहत, नाम लिख लो आप, कर्नल तैमूर राहत, ये वीडियो वायरल हो गया है। यूके में आपका जो उच्चायुक्त है, जो वहां का हाई कमीशन का ऑफिस है, बालकनी में आके जो लोग तख्ती लगा के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई वहां जो हत्याएं हुई हैं पहलगाम में, तो उसने ऐसे कहा, काट के गिरा देंगे। आप सोचो कि क्या कर रही है आपकी फौज।
मैं इसकी डिटेल में तो बात करूंगा। मैं आपके विंग कमांडर साहब आपको भी डिटेल में सुनूंगा और मैं प्रोफेसर पवन सिन्हा जी के पास जाऊं उससे पहले असद भाई, इन दोनों चीजों की निंदा करेंगे आप एक पत्रकार होने के नाते? देखिए, ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट के अंदर जाके वो जो बर्तानिया का उन्होंने हवाला दिया कि जो वहां पे इशारे या सिग्नलिंग, ठीक है, मैं कहता हूं ये बाद वाली बात को छोड़िए, ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट पे। लेकिन असीम मुनीर ने पहले कहा है, उन्होंने पहले कहा है, बाद में ये हुआ है, तो उसको तो कम से कम आप निंदा कर सकते हैं। जी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट था, जो कश्मीर से मुतल्लिक स्टेटमेंट था, वो पाकिस्तान की जो अब तक की एक पॉलिसी रही है, पाकिस्तान उसको एक कश्मीर को अपनी शहरत करार देता है और पाकिस्तान जो है उसका ये कहना है कि ये उसका हिस्सा है, कश्मीर उसकी शहरत है और कश्मीर के हक के, ठीक है, वो सारे लॉजिक आपके समझ गया असद भाई, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, लेकिन हिंदू मुसलमान को जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं ना, हम हिंदुस्तान में नहीं देखते हैं। वहां हिंदू अलग मुसलमान अलग बोला जाता है। आपको अच्छा लगेगा ये हिंदुस्तान में शुरू हो जाए, और ये पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत यहां हिंदुस्तान में करवा दी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर रहते हैं और आप आइए उनसे बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से रहते हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, हम कई शोज कर चुके हैं, हमें पता है कितने हिंदू बचे हैं वहां पर और कितने हिंदू बचे हैं बांग्लादेश में। ये तो एक डिबेट का अलग इशू है, लेकिन प्रोफेसर पवन सिन्हा मैं आपको डिटेल में सुनूंगा। उससे पहले एक छोटा सा कमेंट इस चर्चा पर आपका, इस समय जो ऑन गोइंग जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस पर आपकी समझ क्या कहती है? आपने दोनों मेहमानों को सुना, एक इनिशियल आपने टिप्पणी करें, फिर मैं डिटेल में आपको ब्रेक के बाद सुनूंगा, लेकिन पहले अपनी बात को रखें आप। देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक वेल थॉट कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें दो एजेंसीज को इन्होंने हायर किया या दो एजेंसीज के माध्यम से ये कॉन्फ्लिक्ट करा है। पहली लश्कर-ए-तैयबा और दूसरी टीआरएफ। ये दोनों एजेंसीज जो हैं इस काम में माहिर हैं और उनके पास जो हथियार हैं वो निश्चित रूप से भारत के हथियार तो है नहीं, वो हथियार उनको पाकिस्तान ने मुहैया कराए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं वो ऊपर से हरी अंदर से लाल हैं। तो ये तो तय बात है कि इन्होंने जो भी कुछ कहा मैं उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता असद भाई, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आप कह रहे थे कि हिंदूज बड़ी तादाद में हैं, कुल 2.41% हिंदूज वहां पर रह गए कुल, और वो भी कब तक रहेंगे ये पता नहीं। तो हमें इसे बहुत डिटेल से, यदि हम अमन पसंद हैं तो हमें बहुत डिटेल से इसको देखना होगा, और नहीं तो भारत के पास इतनी जबरदस्त फायर पावर है, भारत के पास इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, भारत के पास इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है कि भारत इस बार अगर उतर आया अपने पे और पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस की जगह नेगेटिव रिस्पांस आया, जैसे वहां के लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान को फिर बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी प्रोफेसर, मैं आऊंगा आपके पास, असद भाई आपकी बात सुनूंगा और प्रोफेसर पवन सिन्हा को भी थोड़ा सा सुनेंगे, क्योंकि ये जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे थे तब उन्होंने एक बड़ा अभियान भी चलाया था, लोगों को एकजुट भी किया था, इस मुद्दे पर जागरूक भी किया था। मुझे याद है काफ़ी दिनों तक प्रोफेसर पवन सिन्हा खुद जो है वो सड़कों पर निकलकर लोगों को इस पर जागरूक करते रहे। अब ये प्रयास एक हम हिंदुस्तान में करते हैं, लेकिन यही स्थितियाँ पाकिस्तान में हैं और हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है पहलगाम में, ये ज्यादा शोचनीय और चिंतनीय विषय है। प्रोफेसर पवन सिन्हा ब्रेक से पहले इसी पर कह रहे थे। असद चौधरी जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा प्रोफेसर सिन्हा आप, क्योंकि बांग्लादेश वाला एक मुद्दा उठाया था, हिंदुओं पर बात आई थी, ये जो मैं बात कह रहा हूं, भारत का बहुसंख्यक समाज नाराज हुआ और पाकिस्तान ने एक ऐसा माहौल बनाया कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भी एक माहौल बनने लगा। जी बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त बात कही है। देखिए, भारत का जो बहुसंख्यक समाज है ये वो समाज है जिसने अपनी हठधर्मिता, जिसने अपनी अकड़ कभी नहीं दिखाई, जिसने अपना घमंड कभी नहीं दिखाया। अगर उसमें इतनी नाराजगी है तो इसका मतलब इसे बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और इसमें जो नाराज हैं वो केवल पॉलिटिकल लोग हैं ऐसा नहीं है, वो बिजनेसमैन हैं, वो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा आम लोग सड़कों पर नाराज हैं, लोग हैं जिन्होंने लगातार इतने दिनों में बार बार आवाज उठाई है।
बार बार नारे लगाए हैं, बार बार रैलियां निकाली हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं है। और असद साहब, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम अपनी शान में सब लोग कसीदे तो पढ़ते हैं, ठीक बात है, कर भी सकते हैं, लेकिन हमें ये तो देखना बहुत जरूरी है कि टारगेट किलिंग ऑन द बेसिस ऑफ मजहब, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुई है। तो अगर ये रीजन है, और उससे पहले पश्चिम बंगाल में भी हुआ, तो अगर ये सब होगा तो निश्चित रूप से भारत में इसका रिएक्शन होगा। और ये जो 48 घंटे में पाकिस्तानी लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है, ये बिल्कुल सही डिसीजन है, ये एकदम वाजिब डिसीजन है। तो लोग तो बहुत खफा हैं, बहुत ज्यादा खफा हैं। मतलब मैं क्या आपको बताऊं, अगर आप तो पत्रकार हैं, वो भी बड़े पत्रकार हैं, तो आप अगर भारत के लोगों को वहाँ पढ़ सकें या सुन सके, तो आप खुद देखेंगे और पाएंगे कि किस तरीके से भयंकर मुखालफत है। बल्कि यदि मैं कहूँ कि घृणा सी है, तो भी वो गलत नहीं होगा। इसलिए आप जैसे लोग पाकिस्तान में जाएं, जनरल मुनीर जो एक मिनी वॉर चाहते हैं, जनरल मुनीर को समझाएं। हालांकि प्रोफेसर सिन्हा, हम सब जानते हैं, असद चौधरी हो या कोई भी पाकिस्तानी पत्रकार हो, उसकी सीमाएं होंगी। और एक ऐसा मुल्क जहां पर राजनीति जो है वो सेना की छांव में होती है, जिसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे असद चौधरी, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है और वो भी जानते हैं। और मैं देख रहा था असद भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग भी पहलगाम की घटना के 4 दिन पहले, मैंने ऐसा नहीं कि हम फॉलो नहीं करते, खूब खबरें देखते हैं, आप वहां पर इमरान खान के यहाँ जो जा रहे हैं उनके पीछे पुलिस कैसे लगाई जा रही है इसको रिपोर्ट कर रहे थे, उस पर नाराजगी जता रहे थे, आप महंगाई की बात कर रहे थे, आपके यहाँ पर एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत में इतना डेवलपमेंट होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। ये सारी चीजें चलती है, आप ही के यहाँ पर चलती हैं, लेकिन अचानक से देखिए आपके सेंटिमेंट्स भी बदल दिए जाते हैं। अचानक से देखिए एक घटना होती है, उसके बाद में आपको भी अपनी सेना और सरकार के साथ सुर में सुर मिलाना पड़ता है। और सेना के मैं कोट अनकोट, सरकार तो वही करती है जो सेना कहती है आपके यहाँ। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अवाम जो है वो सेना के साथ, वो सर, आप उसको जिस तरीके से इस्तेमाल कर लें लफ्ज को, सर मिला लेती है। कन्फ्लिक्ट वहां हो यहां हो, तो मेरा ख्याल है लोग सेना के साथ खड़े हो जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, तो वो इस वक्त फौज के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि जब मामला, मतलब आप लोगों को सैन्य शासन से कोई दिक्कत नहीं होती है। कर लूं, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बड़े नहीं असद भाई, एक इसी में जोड़ते हुए, ऐसा ना हो कि कोई मिस इंटरप्रीट कर दे आपकी बात को, सिर्फ इसलिए आपकी बात मिस इंटरप्रीट ना हो जाए, यानी कि पाकिस्तानी जनता को सैन्य शासन से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझो। देखें, मैं आपके अल्फाज जो हैं वो अब मेरे मुंह से नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मिस इंटरप्रीट ना हो जाए। मैं तो आपसे कंफर्मेशन चाह रहा हूं। मैं आपके मुद्दों को एड्रेस करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे मोहलत दे दें। देखें, हिंदू आइडेंटिफाई करके उनको कत्ल करना, मैं उन लोगों के ऊपर लानत भेजता हूं जो ये कदम उठाएं, जो ये करें। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल, कुछ हफ्ते कबल पाकिस्तान में एक वाकया होता है बलूचिस्तान के अंदर, जाफर एक्सप्रेस का वाकया। मैं दिल से कह रहा हूं, जब ये मैं कह रहा हूं कि पहलगाम का वाकया नहीं होना चाहिए, तो ये मैं दिल से कह रहा हूं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, आइडेंटिफाई करके मारा जाता है पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को। आपके जो कोलीग, आपका जो भारतीय मीडिया है, वो जश्न मना रहा था उसके ऊपर। मैं भारतीय मीडिया हूं, मैं आपको क्लिप भेजता हूं, पहले तो यहीं पर ठीक कर लीजिए। मैंने उसकी निंदा करी, आतंकी घटना कहीं भी हो वो गलत होती है, ये बात हमने कही खुल के, और उतना ही दुख होता है आतंकी घटना पर जितना हिंदुस्तान में होता है, ये बात कही गई। तो आप इसको वेरीफाई करिए। जो जश्न मना रहे हैं आप उतने तक सीमित ना रहें। आपने किसी टीवी चैनल के ऊपर, अरे मैं टीवी चैनल में काम करता हूं असद भाई, 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए। अब मैं किसी और टीवी चैनल का क्या वेरिफिकेशन दूं? मैं कह रहा हूं, मैंने कहा है। मैं वही कह रहा हूं कि थैंक यू वेरी मच, बट आप आर्गुमेंट आगे मेरा कंप्लीट होने दीजिए। ना धन्यवाद की बात नहीं है, मैं आपको सोच बता रहा हूं। भारतीय पत्रकारों की ये सोच नहीं है, ना भारतीय मीडिया की सोच है हम आतंक, और ना भारतीय सरकार की, ना भारतीय सरकार की। भारतीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, असद भाई सुनिए ना,
भारतीय सरकार हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहती है आतंकवाद कहीं भी हो हम उसका समर्थन नहीं करते। बीएलए से मुंसलिक उन लोगों को जो ऐलान कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हम, हालांकि मुट्ठी भर लोग हैं, उनको भारतीय चैनल्स के ऊपर ना सिर्फ बिठाया गया, ग्लोरीफाई किया गया, जश्न मनाया गया, बैकग्राउंड के ऊपर ढोल पीटे गए और बहुत किस्म की चीजें हुई। हम जब आतंकी कह रहे थे तो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हमको कह रहे थे आप आतंकी, हमसे झगड़ा कर रहे थे कि आतंकी क्यों कह रहे हैं। हमने कहा आतंकी घटना करने वाले को आतंकी कहेंगे, आप कह रहे हैं जश्न मना रहे थे। बलूचिस्तान के वही एक्टिविस्ट कहते हैं हम तो भारत से रिक्वेस्ट कर करके थक गए, लेकिन भारत हमारी मदद नहीं करता, नहीं तो बलूचिस्तान कब का आजाद हो गया होता। भारत ने तो कभी बलूचिस्तान को आजाद होने में कोई मदद नहीं करी है, और इस बात का क्या खेद जताएं आज की तारीख में जब युद्ध की स्थिति बन रही है। आपने नहीं की होगी। बाकी मैं बहुत सारा ज़ाहिर है भारतीय मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं, देख अरे रहे होते हैं। भारतीय मीडिया को नहीं करना है, आप भारत सरकार को देखिए ना। भारत सरकार ने क्या बलूचिस्तान के आजाद होने में कभी पाकिस्तान के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाया है? मुझे पहलगाम से मुतल्लिक कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप बलूचिस्तान पर आए, आपने बीएलए की बात करी, मैं तो आ ही नहीं रहा था, मैं क्यों इस पर आता? आप आए, मैं तो इस पर आना ही नहीं चाहता था। ओके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने आज भी पासिंग आउट परेड थी, वहां पे खिताब किया, और खिताब में उन्होंने ऑफर किया कि गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए हम ऑफर करते हैं भारत को, किसी से भी तहकीकात करवा ली जाए। देखें, वजीर आजम वहां पे मौजूद थे, वहां पे बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद थे, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वहां पे मौजूद थे, ज़कीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, सैफुल्ला, इन सारे लोगों के बारे में कितने डोजियर, कितनी जानकारियां ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। दाऊद इब्राहिम, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। दे दीजिए, सौंप दीजिए, बात खत्म है। मैं जो आपको कह रहा हूं कि तहकीकात का वजीर आजम ने कहा है, तहकीकात के चक्कर में अमेरिका रहता तो एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन को कैसे मारता? भारत की मईशत ऊपर जा रही है। आप लोग तहकीकात में सुनिए, एक मिनट असद भाई एक बात बताइए, भारतीय जनमानस, अभी भारतीय दर्शक आपको सुनना चाहेगा क्या? आप मुझे सोच रहे होंगे कि मैं आपको टोक रहा हूं, भारतीय जनमानस ये सुनना चाहेगा। भारतीय जनमानस को यह पता है कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए उस अमेरिका को, जिसके बारे में आपके रक्षा मंत्री कहते हैं कि 30 साल तक हमने डर्टी काम किया इनके लिए, हमने आतंकवादियों को पाला पोसा है, उस अमेरिका को आपके एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को ढेर करना पड़ता है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान से उम्मीद की जाए कि वो आतंकियों को सौंप देगा? देखें, जो वजीर दफा हैं उन्होंने वाज़े तौर पे कहा, मुख्तलिफ लोगों ने भी वाज़े तौर पे इसके ऊपर बात की है कि एक माजी की हिस्ट्री रही है, ये किसी छुपी बात नहीं है। पिछले जो पाकिस्तान के वजीर आजम थे इमरान खान, वो भी इसके ऊपर खुल के बात करते थे, अफगान जंग के मुतालिक हो या सोवियत यूनियन से मुतालिक जो कुछ होता रहा, वो कब कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो पहलगाम का इशू है, इसके ऊपर पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तान ने कहा है कि करवाई जाए, और उसके बाद आगे प्रोसीड किया जाए। पानी बंद कर दिया, सीन तास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये मामला सब कर सकते हैं, लेकिन आप तहकीकात करें। आप बगैर देखिए, मैं ऐसा हो सकता है असद भाई कि मेरी आपकी चर्चा बहुत लंबी चलती रहे, आप जो भी बातें बोल रहे हैं ना उस पर मेरे जहन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन मैं ऐसा 1-to-1 कम्युनिकेशन, जब विंग कमांडर आलोक सहाय, प्रोफेसर पवन सिन्हा भी बैठे हो, तो मैं 1-to-1 आपसे कम्युनिकेट करता रहूं लंबा, ये मेरा मन गवारा नहीं करता, समय सीमित होता है। लेकिन विंग कमांडर सहाय कुछ कहना भी जा रहे हैं। सहाय सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है जो असद चौधरी कह रहे हैं उसमें, कि हम ये सब जानते हैं इन बातों को, और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान के मायने क्या? पाकिस्तान में सरकार जो कह रही है उस पर कितना विश्वास करें? वो सरकार जिसकी स्थिरता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह है। ये जानते हैं, असद चौधरी जी का मन जानता है इस बात को कि इमरान खान कैसे जेल में ठूस दिए गए जबकि जनता में लोकप्रिय है। शहबाज शरीफ कितने काबिल हैं, इनका मन जानता है, ये बोलते भी होंगे, वहां पर बात करते होंगे, यहां नहीं बोल पाएंगे इंडियन मीडिया में। ऐसी परिस्थिति में क्या पाकिस्तान से किसी भी तरह की जांच या निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, मैं इनको बस यही कहना चाहता हूं कि आप ये बात को समझें, 26/11 के आक्रमण के बाद जो डॉसियर तैयार किया गया था, वो विश्व का सबसे क्रेडिबल डॉसियर तैयार किया गया था, वो पाकिस्तान को सौंपा गया, दिखलाया गया, पाकिस्तान ने उसको नकार दिया। विश्व के दूसरे सारे देशों को वो डॉसियर भेजा गया,
सारे देशों ने स्वीकारा ये पाकिस्तान से पूरा कंट्रोल किया गया था। अमेरिका ने स्वीकार किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने अपने पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछा कि भाई इतना बड़ा आपके यहाँ आक्रमण हो गया तो आपने क्यों नहीं रिटेलिएट किया, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने पूछ डेविड लिया। हेडली बंद है, तैमूर राणा को अभी लेकर आए, वो तो वहां तो साफ ही है, उनके पास तो पूरी हिस्ट्री। अब इतने सालों से 70 सालों से हम देख चुके हैं, कोई भी हम डॉसियर तैयार कर लें, कोई भी प्रमाण कर लें, इस पर कोई असर न होता है और न होगा। ये हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की अवाम, हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सरकार इस बात को अब अच्छी तरह समझ गई है और इसका अब एक ही इलाज है जो हम और आप चाह रहे हैं और वो हमें करना पड़ेगा। आप मजबूर कर रहे हैं उसके लिए, आप मजबूर कर रहे हैं। और ये तो अच्छा है जो आप पानी रोकने की बात कह रहे थे असद भाई, वो तो अच्छा है कि देखिए डिप्लोमेटिक कदम, कुछ समझाइश देने के, कुछ इशारे देने के प्रयास किए जाते हैं किसी भी बड़ी कार्यवाही से पहले, और वो प्रयास किए जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात सुनूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर सिन्हा को सुन लीजिए ताकि दोनों की बात पर आप अपनी टिप्पणी रख पाए। प्रोफेसर सिन्हा, ये जो अभी कूटनीतिक कदम उठाए गए इनको दो तरीके से देखा जाता है। जैसे पाकिस्तान ने देखा, पाकिस्तान का मानना है ये कदम तब उठाए जाते हैं जब युद्ध जैसी कोई स्थितियां बन रही हो, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से वर्जन आता है। वहां के कई पत्रकार मानते हैं, जितने मेरे साथ बैठे एक्सपर्ट्स उन्होंने भी इस बात को माना है। दूसरी बात यह है कि क्या ये एक ऐसा तरीका भी हो सकता है कि आपको कुछ समय दिया जा रहा है, देखो, समझो और सही निर्णय लो? देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरीके के लोगों के मन की बात है, ये लोगों के अपने हालात हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट उनकी सोच को, उनकी भावनाओं को हमेशा एक तवज्जो देती है, उसके अनुसार तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वेट एंड वॉच नहीं है, ये वॉच एंड वॉच है। ये वेट एंड वॉच नहीं है, वॉच एंड वॉच है। और इस वक्त बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को संभल जाना, क्योंकि जो मुनीर साहब ने कहा था बात वहीं पर नहीं रुकेगी, उससे बहुत आगे चली जाएगी। तो उन्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात सेकंडों में खराब हो जाते हैं। तो अभी पाकिस्तान उछल रहा था, कहीं केक कट रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड लगेंगे, प्लेन उड़ान भरेगा और उधर बॉर्डर के उधर जाके बॉम्बिंग करेगा, तो सेकंडों में ये हालात बदल जाएंगे, एकदम पीस ख़त्म हो जाएगी और मिनी और लार्ज बैटल और वॉर ये शुरू हो जाएगी। तो अभी भी पाकिस्तान को एक ज़रूरी मतलब मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान थोड़ा सा इस चीज़ को देख ले, क्योंकि पाकिस्तान जिन अपनी चीज़ों से जूझ रहे हैं, या जिस ट्रेन का आपने जिक्र किया, उस एक्सप्रेस में जो मुजाहरा किया गया, जो पावर का बलोचों की, उसको देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में क्या वहाँ हो रहा है, उस सब को देखिए, बजाय इसके कि आप भारत के अंदर घुसें और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है या जो पीस रिटर्न हो रही है उसको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। तो मैं बिल्कुल साफ हूँ डॉक्टर साहब प्रवीण जी, और मैं ये चाहता हूँ कि लेट पीस बी प्रिवेल बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो जो भी हमारे नेता लोग आवाज़ उठाएंगे वो उनकी मुकम्मल आवाज़ होगी, और मैं ही नहीं, करोड़ों लोग उसके साथ खड़े होंगे। इस बार तो ये भी बड़ा स्पष्ट आ गया है डॉक्टर साहब कि मुस्लिम्स कम्युनिटी ने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, पुरजोर आवाज़ उठाई है, कैंडल मार्च निकाले हैं, क्योंकि वो खुद आजिज़ आ चुके हैं इन सब चीज़ों से। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बहुत वरिष्ठ लोग हैं, और इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं इसमें, तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, और ये लोग वो कैपेबल हैं, चाहे वो असद साहब हों, चाहे वो अहमद खान साहब हों, कि ये वहाँ की सरकार मुझे को एक लगता है दिशा दे सकते हैं। प्रोफेसर सिन्हा, बहुत मामला इससे बहुत आगे निकल गया, मेरे मन में बहुत बातें तो आ रही हैं, लेकिन अब आप लोगों का इतना प्रबुद्ध पैनल बैठा है। असद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इरशाद खान साहब जुड़ गए हैं तो वो भी अपनी बात रखेंगे इस पर, आप बोले। बोलिए। मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखें, आपने कहा कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, जाफर एक्सप्रेस हमले की आपने बात की,
देखें, मैं कह नहीं रहा, मैं कह सकता हूं कि पहलगाम के अंदर वहां जो हुर्रियत पसंद हैं, जो आजादी पसंद है, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, लेकिन क्या फायदा, हम फिर उसी डिस्कशन के अंदर चले जाएंगे। 7 लाख भारत की फौज मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है, 2 लोग 3 लोग वो कौन थे? मैं आपकी बात मान लेता, मैं आपकी बात मान लेता अगर बीएलए के आतंकियों के पास में भारतीय सेना की बंदूकें मिलती तो मैं आपकी बात मान लेता। अगर भारत बीएलए के आतंकी यहां से सीमा से पार भेजता तो दो चीजों में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की तरफ से डेलिबरेट, बलूचिस्तान की लड़ाई अलग चीज है और यहां पर पाकिस्तान से डेलिबरेटली सीमा में प्रवेश कराकर सिविलियंस को, मासूमों को मारना, यह एकदम एक अलग बात है। इरशाद खान साहब ये बताइए, पाकिस्तान कुछ सोच रहा है, विचार रहा है कि परेशानी से बाहर निकले, या आप लोगों को ऐसा लग रहा है वो जो बोलने में आप लोग दम्भ दिखा रहे हैं वो सचमुच में मन बनाकर चले कि हम युद्ध करेंगे? ये थोड़ी सी एक बात, 30 सेकेंड की बात समझिए। रिलीजियस जेनोसाइड कराएंगे, हिंदुओं को कत्लेआम करके वहां से भगा दिया और ये चाहते हैं कि वहां सेना नहीं रहे। पाकिस्तान की मईशत 2, 2.5, 3 साल के बाद संभलने जा रही है, तो पाकिस्तान को क्या जरूरत है कि वो जाके कश्मीर में? पाकिस्तान, मैंने तो पहले ही बोल दिया, इसका जवाब दे चुका हूं, कई बार दे चुका हूं। जब भी ये सवाल उठाया जाता है ना, मैं कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, सेना में असीम मुनीर साहब का पद बना रहे, उनके नीचे की हायरार्की में जो उनका विरोध हो रहा है उससे वो बचे रहें के लिए क्या करना है, शहबाज शरीफ रहेंगे कि कोई और आएगा, इसका क्या करना। ये एक पाकिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान जिसकी आप बात करते हैं। हम कहां कहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो ना करे, खूब इंशाअल्लाह खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की हो पाकिस्तान की, सब चाहते हैं। पड़ोसी मुल्क तरक्की करेगा तो कोई भी मुल्क खुश होगा, लेकिन कोई अपने पद को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान का इस्तेमाल करे, पाकिस्तान की ताकत का इस्तेमाल करे, ये नहीं चलेगा ना। इरशाद साहब को बोलने दीजिए क्योंकि समय जरा कम है, थोड़ा काफी समय बीत गया। जी इरशाद साहब आप बोले। इरशाद साहब। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखिए अभी आपके मेहमान, मैं ही कह रहा हूं कि मैं बहुत हो गया। असद भाई सुनिए जरा, इरशाद खान साहब कह रहे थे कि पूरी कौम, हिंदुस्तान की पूरी कौम एक पन्ने पे है और इकट्ठे हैं, ये यकजहती के साथ हैं और दिए जला रहे हैं। मैं कल देख रहा था कि राहुल गांधी और आपकी अपोजिशन पार्टीज तमाम इस बात से नाराज है, जैसा कि मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ। वो साथ है उन मजलूम कश्मीरियों के जिनको मरवाया गया और जिनके घरों को बारूद से मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए भारत में कौन किसके साथ है, इस पे क्यों बोलते हैं आप इरशाद साहब, हमको पता है ना। उन्होंने साफ बोला भारत सरकार के साथ है, जो भी भारत सरकार का कदम है उसके साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कड़ी कार्रवाई करिए, जो कर रही है सरकार उसका समर्थन करते हैं। आप मुझे बोलने दीजिए ना जरा, थोड़ा कहां आप गलत फैक्ट बोल देंगे और आप सोचेंगे मैं आपको बोलने दूं, मैं कुछ भी कैसे बोलने दूं? आप बोलिए, सही बात बोलिए। अब दूसरी बात, आपकी घबराहट इतनी है कि आप एक तरफ कहते हैं कि आपने पानी बंद कर दिया, दूसरी तरफ दरियाए झेलम में आपने पानी खोल दिया। मतलब किस तरह के लोग हैं आप? कोई इंसानियत होती है, कुछ शर्म हया होती है कि देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं पानी बंद, दूसरी तरफ आपने दरियाए झेलम में पानी खोल दिया कि हमारे लोग, अगर कोई बेचारा दरिया के किनारे है तो वो डूब कर मरे, लोगों को नुकसान हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए कुछ इंसानियत होती है, इंसानियत के तरीके होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ पड़ोसी होने का हक अदा करना होता है, लेकिन हर परेशानी हो रही है ना, मतलब ये पानी बंद करने से दिक्कत हो रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? इंसानियत की बात अब खत्म हो चुकी है। हम ये कह रहे हैं आप भी, अरे दिक्कत हो रही है इरशाद साहब, दिक्कत हो रही है। एक बात भारत का स्टेटमेंट याद रखिएगा, पानी किसी का नहीं रोकेंगे, ये भारत का स्टेटमेंट था, लेकिन ये हालात बन जाए, खून बहाने से तो अच्छा है पानी को रोक दिया जाए और समझाया जाए पाकिस्तान को, अगर दिक्कत हो रही है तो समझकर आतंकियों के खिलाफ खुद कार्रवाई करे। आपकी वैल्यू नहीं है कि पानी रोकेंगे, आप रोक भी नहीं सकते। देखिए पानी फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं, फिर आप उसमें परेशान भी हो रहे हैं। मत होइए परेशान, फिर बात ही हटा दीजिए, फिर आप तो रोकने नहीं दीजिएगा और परेशान मत होइए, छोड़िए ना, बंद करने दीजिए, पानी बंद करने दीजिए, छोड़िए उनको। मैं तो मुसलसल कह रहा हूँ कि सोच बदलिए, अब ज़हनी मरीज को बदलिए, पहले तो सोच बदलिए। अरे आतंक की सोच बदलना जरूरी है, यहाँ की सोच बदलना जरूरी है, पहले आतंक की सोच। चलिए प्रोफेसर सिन्हा क्लोजिंग कमेंट। प्रोफेसर सिन्हा, और लोगों को टारगेट बनाया, सोच उन्हें बदलनी है, हमें नहीं बदलनी है। और दूसरा जो हमारे अंदर इंसानियत है, जरा उसको देखिए, उसका मुजाहरा कीजिए कि उस इंसानियत के चलते हमने आपका कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल दिया है कि जिससे कि वहां का आवाम ना मर जाए, ठीक है ना।
तो ये इंसानियत है, ये आप भी दिखाइए। इसको खुद वेरीफाई भी कर रहे हैं। भारत हमेशा एक सहिष्णु देश रहा है, भारत हमेशा अहिंसा का पालन करने वाला देश रहा है। हम अपने यहाँ डिफेंस आर्मी कहते हैं, हम रक्षात्मक चलते हैं, हम रक्षा करने के लिए आर्मी रखते हैं। लेकिन जैसा आज मोहन भागवत जी कह रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आताताइयों को सबक सिखाना जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।